जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो फाइनली दोस्तों एक आपका फिर टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि सभी को पता है आपका मिड टर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का जो है आपका मिड टर्म का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है। इसको यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि पिछली जो है बार प्रीवियस ईयर में कोरोना की वजह से सभी के ऑनलाइन पेपर हुए थे, तो सभी को पता है 30 क्वेश्चन जो है मिड टर्म में पूछे गए थे। तो उन्हीं जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन को अपन दोबारा से सॉल्व करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे जो क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अपन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। एग्री जर्नी आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फिर जो है अपन स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लोरोफिल के जैव रसायन में शामिल तत्व है द एलिमेंट इन्वॉल्व इन बायोसिंथेटिक्स ऑफ क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल में जो है सम्मिलित जैव संश्लेषण के लिए शामिल तत्व कौन सा है। क्लोरोफिल में सभी को पता है, यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हो आयरन, जिंक, मैग्नीज और यहाँ पे कॉपर। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा है भाई जो क्लोरोफिल में संबंधित है, तो सभी को पता है दो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जो आपके बायोसिंथेटिक्स ऑफ क्लोरोफिल में शामिल होते हैं। कौन कौन से? एक आपका मैग्नीशियम हो गया, सभी को पता है। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम के बाद आपका सेकंड क्या होगा? आयरन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम कहीं भी आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे मैग्नीज दिया हुआ है, बट यहाँ पे आपको आयरन देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? आयरन, यानी ए जो है इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। मतलब आयरन जो है आपका और मैग्नीशियम ये दोनों ही जो है बायो जैव संश्लेषण में शामिल तत्व होते हैं, दोनों याद रखना। ठीक है, खासकर इसमें क्लोरोफिल में जो है आपका मैग्नीशियम खास करके बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड की, सॉरी सेकंड नंबर क्वेश्चन की। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कम इन ईयर्स। मतलब उर्वरक नियंत्रक आदेश वर्ष में आते हैं। मतलब जो उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष में आया था, जो उर्वरक नियंत्रण कानून था वो किस वर्ष में आया था। तो आप देख सकते हो 19 मतलब 1990, 1990 या यहाँ पे 1985 या 1986 या 1998। तो यहाँ पे किस वर्ष जो है आपका उर्वरक यानी फर्टिलाइजर जो कंट्रोल ऑर्डर है ये आया था। तो याद रखना ये जो आपका कानून आया था किस टाइम पे? 1985 में। जो बी आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कब आया था? 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो ये तो सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, कि सहयोगी सहजीवी जैव उर्वरक है। मतलब सहजीवी, सहयोगी और सहजीवी। ठीक है, सहजीवी मतलब सिम्बायोसिक और फर्टिलाइजर मतलब बायो फर्टिलाइजर। मतलब सहजीवी और जैव उर्वरक दोनों का काम कौन करता है भाई? यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी है क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका एजेटोबैक्टर और फ्रेकिया। ये सभी ने खास तौर से मेरे को पता है सभी लोगों ने राइजोबियम और क्लोस्ट्रीडियम और एजेक्टोबैक्टर के बारे में सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे है आपका एजेक्टोबैक्टर, है ना। ये क्या है कि जैव और सहजीवी उर्वरक मतलब बहुत अच्छा माना जाता है, खासतौर से सिम्बायोसिस बायो फर्टिलाइजर मतलब सहजीवी जैव उर्वरक के लिए सबसे बेस्ट कौन माना जाता है? तो एजेक्टोबैक्टर माना जाता है। आपको पता है कि किस किस में जो है एजेक्टोबैक्टर का उपयोग करते हैं। जैसे आपका बीट हो गया, गेहूं हो गया। ठीक है, गेहूं के बाद आपका मेज हो गया, मक्के में भी जो है इसका उपयोग करते हैं। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, पूछ भी सकता है। तो गेहूं में करते हैं, मक्के में करते हैं, और आपका सोरगम हो गया यानी जो आपका बाजरा है, सोरगम में भी जो है ये सब इसका किसका? एजेक्टोबैक्टर का यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आपका सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे ये बोल रहा है, ये भी तो सबको पता होगा, बहुत इजी ये क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कि राइजोबियम जैपोनिकम, आपने एमपीपीएटी की तैयारी भी की होगी तब भी ये क्वेश्चन के बारे में पढ़ा होगा सभी लोगों ने, कि राइजोबियम जैपोनिकम स्पीसीज यूज्ड फॉर विच क्रॉप। यानी राइजोबियम जैपोनिकम है प्रजाति का उपयोग किस फसल के लिए किया जाता है। तो किस फसल के लिए यहाँ पे राइजोबियम जैपोनिकम का उपयोग करते हैं? सोयाबीन के लिए यहाँ पे करेंगे, या गेहूं के लिए करेंगे, या चने के लिए। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो, अलसी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लेंस लाइनम ऊसीटेटिसिमम जो है आपका अलसी का यहाँ पे वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइजोबियम जो जैपोनिकम है ये किसकी प्रजाति से संबंधित है? यहाँ पे सोयाबीन से संबंधित है। आपको पता है जितनी भी आपकी पल्सेस क्रॉप है उनमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, सभी को पता है। उनके अंदर लैग हीमोग्लोबिन जो नामक उसके जो है, इसलिए ये क्या करता है कि
इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन किसका करता है, नाइट्रोजन का राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो है आपका जो जितनी पल्सेस क्रॉप है उनमें राइजोबियम जैपोनिकम ही पाया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ए आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का 4 का राइट आंसर होगा। ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन याद रखना आप लोग। ठीक है, रेड कलर का होता है ये जो आपका लैग हीमोग्लोबिन होता है, ये राइजोबियम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि विच अमेंडेड इज यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एड सॉइल, मतलब मिट्टी मिलाने के लिए सुधार किए गए संशोधन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया था, अगर मिट्टी को मिलाने, मिट्टी का अगर सुधार करना है, उसका संशोधन करना है, तो किसका यहाँ पे जो है उपयोग करेंगे, लाइम यानी चूना का, या यहाँ पे जिप्सम का, यहाँ पे सल्फेट का, या यहाँ पे एरीगेशन वाटर का। तो किसका यहाँ पे उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे उपयोग करेंगे अपन लाइम, चूना का। ठीक है, लाइम स्टोन चूना, आपको चूना पत्थर या चूना के बारे में सुना होगा सभी ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, लाइम यानी चूने का जो है यहाँ पे अपन उपयोग करते हैं। आप लोगों को सभी को पता है कि अगर जो है अपने को किसको अम्लता को दूर करना है तो भी अपन किसका, चूने का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, सभी को पता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोरोसिस संदर्भित करता है, जो क्लोरोसिस है ये क्या संदर्भित करता है, क्लोरोसिस ये पत्ती पर लाल भूरे रंग का विकास, ये डेवलपमेंट ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑन लीफ। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो, एलोइंग ऑफ द लीफ टिश्यू यानी पत्ती का ऊतक का पीलापन। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो, पत्ती ऊपर की मृत्यु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो टिश्यू की, ऑप्शन नंबर डी ऊतक का जलना। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो क्लोरोसिस है ये क्या काम करता है, क्लोरोसिस क्या काम करता है कि एलोइंग ऑफ द लीफ टिश्यू यानी जो पत्ती के ऊतक का पीलापन। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि क्लोरोसिस संदर्भित करता है, तो क्लोरोसिस क्या संदर्भित करता है, तो येलोइंग ऑफ द लीफ टिश्यू यानी पत्ती ऊतक का पीला रंग, पीलापन यहाँ पे प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये भी भाई अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सल्फर है, सल्फर पौधे, जो सल्फर होता है, सल्फर पौधे द्वारा निम्न रूप में ग्रहण किया जाता है। भाई जो है सल्फर पौधे को किस रूप में ग्रहण करता है, सभी ने ये पढ़ा होगा। ठीक है, नाइट्रोजन को किस रूप में, सभी का एक अलग अलग फॉर्म होता है कि जो उर्वरक होते हैं एक निश्चित फॉर्म में ही जो है पौधे उर्वरक या फर्टिलाइजर को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे सल्फर किस फॉर्म में जो है, या पौधे जो है सल्फर को किस फॉर्म में ग्रहण करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सल्फर यहाँ पे SO3, SO4 2 नेगेटिव या SO2 नेगेटिव। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी होगा, यानी सल्फर है जो पौधे को SO4 आपके SO4 2 नेगेटिव के रूप में जो है यहाँ पे सल्फर पौधे के द्वारा यहाँ पे ग्रहण करते हैं। ठीक है, याद रखना सी जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आपका नाइट्रीकरण की क्रिया होती है, नाइट्रिफिकेशन जिसको बोलते हैं, सभी ने प्रक्रिया पढ़ी होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्जन फ्रॉम नाइट्रेट टू नाइट्रेट, है ना, नाइट्राइट टू नाइट्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो ये कौन से जो है यहाँ पे, तो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो यहाँ पे नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, सभी ने इनके बारे में सुना होगा, रूडोशूडोमोनास, है ना। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 4 है, आप चारों ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। तो कौन सा यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है जो ये नाइट्राइट से नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, तो वो जो आपका बैक्टीरिया होता है वो यहाँ पे होता है नाइट्रोबैक्टर। याद रखना, नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। ठीक है, किसको, नाइट्राइट को, आपने सभी ने सुना होगा नाइट्राइट को किस में, नाइट्रेट में। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में यहाँ पे परिवर्तित करने का काम कौन करता है, तो नाइट्रोबैक्टर जो है ये परिवर्तित करने का काम करता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 9 की। ये क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पादप तत्वों की वृद्धि के लिए, यानी पादप तत्वों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एलिमेंट रिक्वायर्ड आर, मतलब जो एलिमेंट हैं या तत्व हैं वो वृद्धि और विकास के लिए, पौधे के वृद्धि और विकास के लिए कितने यहाँ पे एलिमेंट जो बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15, 18, 17 या 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके
पौधे और जो विकास के लिए कितने आवश्यक तत्व माने जाते हैं, वो यहाँ पे 17 तत्व हैं जो पौधे के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं। कितने? 17। सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। आर्नर और जो आपके स्टाउन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे ये सभी तत्वों के बारे में खोजा था। 19 आपको सभी ने सुना होगा 1939, ठीक है। तो यहाँ पे जो कितने तत्व हैं, टोटल 17 तत्व हैं, एलिमेंट है जो यहाँ पे बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं, रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब अपन बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉइल डाइवर्ड फ्रॉम कैल्शियस रॉक कंटेंट मोर, मतलब मिट्टी से व्युत्पन्न रूप से चूने की पत्थर में अधिक होता है। तो क्या होता है भाई, चूने की पत्थर में क्या अधिक पाया जाता है? यहाँ पे पोटास आप देख सकते हो, नाइट्रोजन देख सकते हो, फॉस्फोरस देख सकते हो या सल्फर। तो चूने में मतलब जो चूने के पत्थर होते हैं उसमें अपने को सबसे अधिक क्या देखने को मिलता है? तो चूने के पत्थर में आपको पता है यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा अपने को पोटास यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। ये आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो ये भी भाई आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिट्टी की लवणता के प्रति अत्यधिक सहिष्णु फसल है, मतलब टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है? सॉइल सैलिनिटी के लिए भाई। ऑप्शन में आप देख सकते हो मूली यानी रेफिनस सटाइवस, बाजरा आप देख सकते हो, मक्का, ऑप्शन नंबर डी में आपका बार्ले। तो कौन सी भाई क्रॉप है जो बहुत ही टॉलरेंट है, यानी जो आपकी सॉइल सैलिनिटी के लिए बहुत ही टॉलरेंट क्रॉप है? तो वो यहाँ पे आपकी है बाजरा। याद रखना, बाजरा एक ऐसी क्रॉप है जो आपकी मृदा लवणता के लिए बहुत ही सॉइल सैलिनिटी के लिए बहुत ही टॉलरेंट क्रॉप मानी जाती है, याद रखना, ठीक है। आपको सभी इसके बारे में पता होगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और भी बहुत सारी क्रॉप होती हैं, बट यहाँ पे सबसे अत्यधिक सहिष्णु तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन? सोरगम मिलेंगे। बट आप यहाँ पे जौ भी होती है, बीट भी होती है, और जई वगैरह भी आपकी जो है लवणता के लिए जो है टॉलरेंट मानी जाती हैं। तो यहाँ पे अत्यधिक पूछा तो यहाँ पे अपन सोरगम लेंगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। भाई ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका। FYM जो आपकी गोबर की खाद होती है उसमें आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास का यहाँ पे कंटेंट पूछा है, कितना कंटेंट होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फॉस्फोरस या 0.5% पोटास। ऑप्शन नंबर बी में भी आप देख सकते हो 1.5 नाइट्रोजन, 1.52 फॉस्फोरस, 1.5 पोटास। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो 2.5 नाइट्रोजन, 2.2 फॉस्फोरस, 2.5 पोटास। तो ये तो किसी भी कीमत में अपना ये ऑप्शन नहीं होने वाला। अब ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हो 1.5 नाइट्रोजन, 0.2 फॉस्फोरस और 1.5 पोटास। तो यहाँ पे सही और सुटेबल जो आंसर है वो आपका यहाँ पे क्या है? ए जो है यहाँ पे सही और सुटेबल आंसर है, आपका आंसर है, ठीक है। 0.5 नाइट्रोजन, 0.2 पोटास और 0. आपका जो है यहाँ पे 0.2 यहाँ पे फॉस्फोरस और 0.5% जो यहाँ पे आपका पोटास, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट जो आपका यहाँ पे आंसर है ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन है कि द कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन इट्स नॉर्मल एनवायरमेंट टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ इन कोल्ड, यानी अपने सामान्य वातावरण में पौधे की वृद्धि का समर्थन करने के लिए मिट्टी की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या बोला जाता है भाई? अपने एक मतलब सामान्य वातावरण के लिए अगर पौधे की वृद्धि को अगर समर्थन के लिए, तो उसको मिट्टी की क्षमता को क्या बोलेंगे? सॉइल फर्टिलिटी बोला जाता है क्या? सॉइल प्रोडक्टिविटी या सॉइल फर्टिलिटी या ऑप्शन नंबर डी आप उसको सॉइल पीएच। देखो इसको सॉइल पीएच तो किसी भी कीमत पे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, तो उसको सॉइल प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अब यहाँ पे बच्चे आपके दो ऑप्शन, तो उसको बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? सॉइल फर्टिलिटी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी जो आपकी सामान्य वातावरण के लिए यानी पौधे की वृद्धि का समर्थन करने के लिए मिट्टी की क्षमता क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ये क्या बोल रहा है भाई कि 0.5% से नीचे कार्बन बनता है। तो 0.5 से नीचे जो कार्बन बनता है उसको क्या बोलते हैं? मीडियम, हाई, लो या नॉर्मल। तो उसको यहाँ पे बोला जाता है नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा, उसको यहाँ पे लो बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ये क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 15? ये है क्वेश्चन में कि कार्बनिक मृदा कोलाइड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? जो कार्बनिक आपके मृदा कोलाइड होते हैं, जैसे आपकी ह्यूमस, आपने सभी ने सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या मान लेता है? ह्यूमस। कार्बनिक मृदा कोलाइड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो किसके द्वारा भाई यहाँ पे जो कार्बनिक आपके मृदा कोलाइड होते हैं
किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो यहाँ पे जो आपके सभी को पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे जो है आपके निर्मित होते हैं कार्बनिक मृदा कोलाइड। इनको कार्बनिक तत्व भी बोला जाता है। किनको? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनको संरचनात्मक तत्व भी बोला जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होगा ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इससे सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, मतलब जो आपका केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे है? तो ये सभी को पता है कि करनाल जो आपका है, करनाल हरियाणा में स्थित है ना। तो जबकि इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था, इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 1969 में। याद रखिएगा, ये भी अगर पूछे तो एग्जाम में पूछ सकता है कि 1969 में जो आपका सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको जो है करनाल हरियाणा में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इनकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होगा वो डी, इस क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 की। ये भी आपका जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सारे बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे भाई। इसलिए पीएच होने पर इसे क्षारीय कहा जाता है। क्या होने पर अपन जो है क्षारीय बोले? कितना पीएच होगा तब अपन उसको क्षारीय बोलेंगे, यहाँ पे ये पूछा हुआ है। तो आपका जो है 6 पीएच या आपका जो है 7 पीएच, यानी जो है 7 से कम होगा या 6 से कम होगा या 6.5 से कम होगा, तो किसको यहाँ पे क्षारीय बोलेंगे? तो आपको सभी को पता है यहाँ पे क्षारीय किसको बोलते हैं, क्षारीय किसको बोला जाता है? सभी को पता है पीएच क्या होगा आपका 7, जो है आपका पीएच 7 से ज़्यादा हो जाता है। मतलब 7 तो एक आपका उदासीन माना जाता है, न्यूट्रल जिसको बोलते हैं। आपका 8 से जो है यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है? क्षारीय, यानी जो आपकी एल्कलाइन है ये यहाँ पे क्षारीय स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी को पता है जैसे कि आपका पीएच के बारे में, जैसे कि आपका 1 से यहाँ पे कितने तक नॉर्मली देखा जाए तो 7 तक यहाँ पे क्या होता है, अम्लीय एसिडिक हो जाता है। फिर 7 से यहाँ पे आपका जनरली 14 तक पूरा क्षारीय हो जाता है। जनरली जो बेसिक 7 होता है ना, ये आपका क्या होता है? उदासीन माना जाता है। आपको पता है पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था, आपके टोटली यहाँ पे 14 जो है अंक होते हैं पीएच स्केल में। ठीक है, सभी को पता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो ये क्या बोल रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रेंट इज माइक्रोन्यूट्रेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि कौन सा यहाँ पे जो है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रेंट है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कौन सा है भाई जो सूक्ष्म पोषक तत्व है? सल्फर हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो आपको सभी को पता है आपका कार्बन हो गया और आपका यहाँ पे क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया, है ना, और ये आपका यहाँ पे सल्फर हो गया। तो ये तो इनका बिल्कुल मैच भी नहीं खाते ये। ठीक है, क्योंकि कार्बन तो आपका कैसा संरचनात्मक तत्व है, नाइट्रोजन जो आपका प्राथमिक तत्व ये यहाँ पे सेकेंडरी एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो आपका बचा बोरोन, तो ये आपका यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रेंट है। तो यहाँ पे बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। ये क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 19 कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन इज गिवन बाय, मतलब अनिवार्य रूप से पौधे के पोषक तत्वों का मापदंड किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया भाई? आर्डन के द्वारा, लिबिक के द्वारा, आपके जो हैं अल्बर्ट के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया? तो सभी को पता है जो अनिवार्य रूप से पोषक तत्वों के मापदंड हैं वो यहाँ पे आर्डन और स्टाउन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1939 में जो है ये अपने सारे तत्व दिए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 19 का राइट आंसर क्या होगा? ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कार्बन इज सॉइल इज यूजुअली डिटरमाइन, मतलब अगर कार्बनिक मृदा है तो उसको कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हो, हॉट ट्रीटमेंट या ड्राई मेथड या आपकी बेट मेथड है, या ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो एयर हॉट एयर ओवन मेथड। तो किसके द्वारा जो है आपकी कार्बनिक जो मृदा है इसको डिटरमाइन करना चाहिए? तो डिटरमाइन करने के लिए जो आपकी बेट मेथड है ये बहुत अच्छी मानी जाती है, याद रखिएगा। अगर आपको ऑर्गेनिक कार्बन जो है आपकी ऑर्गेनिक सॉइल है इसको अगर डिटरमाइन करना है, मतलब इसको परखना है या जांचना है, तो इसके लिए कौन सी अच्छी मेथड है? तो बेट जो आपकी यहाँ पे मेथड है ये अच्छी मानी जाती है। तो याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भाई, रेशो का आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आदर्श जो आपकी सॉइल है, मतलब एक आदर्श कार्बन नाइट्रोजन विघटित पदार्थ का अनुपात आमतौर पर कितना होता है? ठीक है, जो आपकी इन आइडियल कार्बन नाइट्रोजन रेशो ऑफ डिकम्पोजिंग मैटर इज यूजुअली, अगर कंपोस्ट करने के लिए जो आपका कार्बन नाइट्रोजन, एक आदर्श कार्बन नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? तो सभी को पता है वो आपका 24 अनुपात है। एक बहुत ही सुटेबल आपका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात माना जाता है यूजुअली, अगर आपको डिकम्पोज्ड के लिए कितना
24:1। तो यहाँ पे आपका 24:1 कहीं पे आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20:1 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है इसका बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेशो से आ सकते हैं, तो रेशो को भी इनको कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए आगे भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 22 आप देख सकते हो कि सॉइल सिंपल इज यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ, यानी अगर आप जब मिट्टी परीक्षण के लिए जाते हो तो आप मिट्टी का नमूना लेते हो खेत से। जैसा कि सभी को पता है कि आमतौर पर ये आपकी फील्ड है, तो आपको पता है कि जनरली यूजुअली क्या होता है कि अपन मिट्टी की जो है नमूने लेते हैं, तो एक जगह से कभी मिट्टी के नमूने नहीं लेने चाहिए। 4-5 कोने से जो है मिट्टी के अब 5 जगह से जनरली अपन नमूने मिट्टी के लेते हैं। वो आपको पता है कौन से यंत्र से लेते हैं, तो अगर आपने यंत्र के बारे में अगर सुना होगा तो आगर करके एक यंत्र होता है। ठीक है, आगर करके एक यंत्र होता है, उससे जो है जनरली जो है कलेक्ट किया जाता है। और वजन कितना होता है, तो 500 ग्राम से ज़्यादा जो है अपन परीक्षण के लिए नहीं ले सकते। 500 ग्राम अपनी मिट्टी होनी चाहिए वजन के लिए। ठीक है, याद रखिए, अगर आप मिट्टी परीक्षण के लिए जांच केंद्र पे आप मिट्टी लेके जाते हो तो वो 500 ग्राम जो उसका वजन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर बात करें रेशो की, तो रेशो आपको यहाँ पे पता लग गया। और यहाँ पे मिट्टी के नमूने कितनी गहराई से लेते हैं, तो यहाँ पे जो नमूने लेते हैं वो यहाँ पे जनरली 15 सेंटीमीटर की गहराई से लेते हैं। यहाँ पे कितनी गहराई से लेते हैं, 15 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, इंच में भी आपको याद रखना है, 15 सेंटीमीटर गहराई पे लेते हैं। अगर इंच की हम आपसे बात करें तो 6 इंच। ठीक है, जनरली आप जब 15 सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करोगे तो जनरली 6 इंच जो है यहाँ पे अपन लेते हैं मिट्टी परीक्षण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का 22 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई कि जो बायोरेट होता है, बायोरेट यूरिया में कितना होना चाहिए। ठीक है, बायोरेट की मात्रा अधिकतम यूरिया में कितनी होनी चाहिए, तो बायोरेट की सभी को पता है 1.5 से यहाँ पे अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, डी आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बायोरेट। ठीक है, सभी ने यूरिया में सुना होगा बायोरेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट कौन कौन से, तो सभी को पता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये यहाँ पे प्राथमिक तत्व माने जाते हैं। ठीक है, कौन से माने जाते हैं, प्राथमिक तत्व माने जाते हैं। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अ वर्टिकल सिलेक्शन ऑफ द सॉइल बॉडी विच सो डिफरेंट लेयर इज नोन एज, मतलब मिट्टी के शरीर का एक ऊर्ध्वाधर चयन जो विभिन्न परतों को दर्शाता है, उसके किस रूप में जाना जाता है। एक वर्टिकल यहाँ पे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर सभी ने पढ़ी होगी, मृदा परिच्छेदिका की परिभाषा वगैरह सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, तो सॉइल प्रोफाइल, रिगोलिथ या सॉइल होरिजोन या यहाँ पे पेरेंट्स मटेरियल। तो देखिए यहाँ पे पेरेंट्स मटेरियल किसी भी कीमत में आंसर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका जनरली सॉइल होरिजन है ये भी नहीं होगा, रेगुलिथ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। बॉडी का मतलब ही क्या है, सॉइल प्रोफाइल आप लोगों ने जनरली देखी होगी। ठीक है, सभी को पता होगी सॉइल प्रोफाइल के बारे में। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका राइट आंसर आपका ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर 26 की। ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच फर्टिलाइजर प्रोड्यूस एसिडिटी इन सॉइल, मतलब ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर उर्वरक है जो मिट्टी में अम्लता यानी एसिडिटी को पैदा करता है। तो कौन कौन से उर्वरक है भाई, तो यहाँ पे आपका जो अमोनियम सल्फेट है ये एसिडिटी को पैदा करता है। यहाँ पे जो अमोनियम सल्फेट आपको दिख रहा है ये क्या करता है, अगर सॉइल में आप डालोगे तो ये अम्लता को बढ़ावा देता है। कौन सा, सॉइल अमोनियम सल्फेट, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे सारे जो है आपके एल्कलाइन है। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन का एमाइड रूप मौजूद होता है। तो सभी को पता होगा जो नाइट्रोजन को जो एमाइड रूप होता है ये किस में होता है, तो नाइट्रोजन का एमाइड रूप आपको पता है यूरिया में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, एमाइड रूप। सभी ने नाइट्रोजन का एमाइड रूप पढ़ा होगा। ठीक है, यूरिया में। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यूरिया के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, NH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2, याद रखिएगा। ठीक है, यूरिया में NH2CONH2। और जनरली सभी को पता होगा यूरिया में कार्बन की हम बात करें तो 20% के आसपास कार्बन, नाइट्रोजन आपको पता होगा 46% के आसपास नाइट्रोजन इसमें देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की अगर हम आपसे बात करें तो 26% के आसपास जो है जनरली आपको यूरिया में ऑक्सीजन देखने को मिलता है। हाइड्रोजन की अगर हम आपसे बात करें तो 6 से 10% के आसपास जो है जनरली आपको इसमें हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका यूरिया। ठीक है, सभी को पता होगा नील्स बोहलर ने कृत्रिम रूप से जो है उसमें बनाया था प्रयोगशाला में। ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा, नील्स बोहलर ने। यहाँ पे हम बात करें 28 क्वेश्चन की, तो ये क्या बोल रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इन नॉट प्रोड्यूस इन इंडिया, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक भारत में उत्पादित नहीं किया जाता, मतलब उसका प्रोडक्शन भारत में नहीं किया जाता। ऑप्शन आप देख सकते हो डीएपी, सल्फेट ऑफ पोटाश, सिंगल सुपर फॉस्फेट या यूरिया। किसका उपयोग जो है जनरली भारत में उत्पादित नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है जितने भी पोटाश वर्ग के उर्वरक है, खासतौर से ध्यान रखिएगा, जितने भी पोटाश वर्ग के उर्वरक हैं उनका जो है बिल्कुल भी 1% अपने इंडिया में पोटाश वर्ग के उर्वरकों को पैदा नहीं किया जाता। टोटली उर्वरक जो है विदेशों से निर्यात किए जाते हैं, ठीक है, सॉरी आयात किए जाते हैं। टोटली जितने भी हैं उनको यहाँ पे अपने भारत में उनको विदेशों से खरीदा जाता है। तो यहाँ पे जो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, सभी उर्वरकों को आयात किया जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 29 का। तो ये क्या बोल रहा है, CN रेशो ऑफ आइडियल सॉइल, यानी आदर्श मिट्टी का अनुपात होता है। कितना होता है भाई आदर्श मिट्टी का अनुपात? तो अपने पहली बात की कि 20:1 जो है एक मिट्टी का आदर्श अनुपात माना जाता है। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपसे कभी कोई पूछ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है, पूछ भी सकता है कि खेती योग्य मृदा में CN अनुपात कितना होना चाहिए। अगर कोई मिट्टी है, खेती योग्य मिट्टी है, उसका CN रेशो क्या होना चाहिए? तो उसका CN रेशो याद रखिएगा, उसका कितना होना चाहिए, 10 से या 12:1 हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे उसका CN रेशो होना चाहिए खेती योग्य मृदा में। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10 से 12:1 के बीच हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 30 नंबर की। तो ये आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें, द प्लांट न्यूट्रेंट विच हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ स्टार्च एंड शुगर, यानी पादप पोषक तत्व जो स्टार्च और चीनी के स्थानांतरण में मदद करता है। आपको पता है जो ट्रांसपोरेशन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, वो सभी में स्टार्च शुगर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कौन सा ऐसा जो है स्थानांतरण मदद करता है तत्व, तो सभी को पता है, वो यहाँ पे तत्व है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम जो तत्व ये चीनी और आपके स्टार्च के ट्रांसलोकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आपका यहाँ पे पोटाश भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, बट यहाँ पे मैग्नीशियम आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, ये आपके सॉल्व हो गए। और जिसमें भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बेझिझक। मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्री जर्नी करके मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप पर्सनली वहाँ पे मैसेज करके बिल्कुल जो भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और ये आपके 30 क्वेश्चन की पूरी MCQ सीरीज पूरी हो गई है, ठीक है। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में करके पूछ सकते हो। मैंने आपसे बार बार यही बात बता रहा हूँ कि जो भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और टेलीग्राम पे जरूर आप बिल्कुल ऐड हो सकते हो, ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।